साथियों नमस्कार। मैं पवन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं साथियों फिलर फोरम के इस मंच पर। ये मंच हमारा सदा साथियों समर्पित रहता है हायर एजुकेशन के लिए, जहां पर हम तैयार करवाते हैं आप सभी की एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। तो नेट जीआरएफ के लिए साथियों हमारा हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और सभी जानते होंगे पुराने स्टूडेंट्स कि हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है। तो एमसीक्यू सीरीज के अंदर हम 55 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। 2 क्लासेज ऑलरेडी हमारी हो चुकी हैं, तो ये 3rd क्लास है हमारी। तो आज इसमें हम इसी सीरीज को और आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो आज का क्वेश्चन है साथियों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 56, यानी कि वैसे तो हमारे 55 क्वेश्चन हो चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग क्लास नंबर 3rd और क्वेश्चन नंबर 56 होता है, लेकिन आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो ज़रा बताइए आप सभी को इसके आंसर देने के लिए साथियों 30 सेकंड का समय भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ज़रा बताइए कि जूनागढ़ अभिलेख चंपू शैली और विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया अभिलेख है। 2. यवन राजदूत हेलियोडोरस का विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख भागवत धर्म का प्राचीन प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है। 3. विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा छत्तीसगढ़ के मल्हार से मिली है। नंबर 4. एहोल अभिलेख भगवान शिव की स्तुति से आरंभ होता है। इसका आपने आंसर बताना है। तो इसमें बताना है असत्य कथन बताएं कि गलत कौन कौन से इनमें से, फर्स्ट और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड और ओनली 4। तो ज़रा बताइए क्या आंसर होगा इसका राइट आंसर। सभी ने आंसर दे दिया होगा। मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर डी, ओनली 4th जो है वो गलत है, यानी कि एहोल अभिलेख जो भगवान शिव की स्तुति से शुरू नहीं होता है। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शंस ठीक हैं आपके कि जूनागढ़ अभिलेख जो है चंपू शैली और विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख है साथियों, ध्यान दीजिए। दूसरा यवन राजदूत हेलियोडोरस, लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख या क्या बोलते हैं विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ अभिलेख भागवत धर्म या ब्राह्मण धर्म या हिंदू आज का आधुनिक हिंदू धर्म का प्रथम अभिलेख ही प्रमाण है। ठीक है। और नंबर 3 विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा छत्तीसगढ़ के मल्हार नामक स्थान से मिली है। ये तीनों हमारे राइट ऑप्शंस हैं। इसमें खाली एक गलत है, चौथा कि एहोल अभिलेख भगवान शिव की स्तुति से प्रारंभ होता है, ये गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। बताइए, एक तरफ अभिलेख दे रखे हैं और एक तरफ है उनके लेखक। तो अशोक के अभिलेख चपड़, यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख वासुल, कुमार गुप्त का मंदसौर अभिलेख वत्सभट्टी या एहोल अभिलेख रवि कीर्ति। मैच मेकिंग करना आपने, कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन ए बी सी या डी। तो बताइए, फटाफट बताइए साथियों, 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है आपको। सभी ने आंसर दे दिया होगा। मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या है साथियों। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए,
यानी कि चारों ही जो हैं सही सुमेलित हैं, इसकी चारों ही सही सुमेलित हैं। अशोक के अभिलेखों में एकमात्र अभिलेख में अशोक के अभिलेखों में एकमात्र लेखक का जो उल्लेख हुआ है साथियों, वो हुआ है चपड़ का। जो लिखवाने वाला जो नीचे उसने दूसरे सिग्नेचर मिलते हैं, जिसने खुदवाए थे, खोदे थे वो अभिलेख, उसने अपने सिग्नेचर किए हैं तत्कालीन भाषा में, तो ब्राह्मी लिपि में, ठीक है, उसका नाम था चपड़। दूसरा, यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख का लेखक था वासुल। कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख, इसके लेखक थे वत्स भट्टी। और एहोल अभिलेख ये खुदवाया था रवि कीर्ति ने, इसके लेखक थे रवि कीर्ति, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, यानी कि ये चारों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जरा बताइए, कलचुरी नरेश गांगे देव विक्रमादित्य के सिक्कों पर किसका अंकन मिलता है? कलचुरी नरेश गांगे देव विक्रमादित्य के सिक्कों पर किसका अंकन मिलता है? लक्ष्मी का, दुर्गा का, उमा का या शिव पार्वती का? इसका आपने आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ साथियों आपको। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी का। कलचुरी नरेश गांगे देव विक्रमादित्य के सिक्कों पर लक्ष्मी का अंकन हमें मिलता है। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व भाग पर दिए गए राजा के नाम के अनुरूप देवता का पृष्ठभाग पर अंकन किस वंश की मुद्राओं की विशेषता है? कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। बता देता हूँ आपको कि पूर्व भाग एक तरफ आगे के भाग पर जो है राजा का नाम के अनुसार, उसके पीछे जो है उसी जो राजा जिस देवता को मानता था उसका अंकन किस राजवंश के मुद्राओं की विशेषता है? कौन से राजवंश के कॉइन्स हैं, सिक्के मिले हैं जिसके ऊपर एक तरफ उसके राजा का नाम मिलता है और दूसरी तरफ उस राजा का मानने वाला उसका आराध्य देवी देवता का नाम मिलता है, देवी देवता का चित्रांकन मिलता है। ये पूछा है। ऑप्शन आपके सामने पांचाल, बी औदुंबर, और दिखा देता हूँ, सी योधेय और डी कुनिंद। इन चारों में से आपने राइट आंसर देना है साथियों। सभी ने आंसर दे दिए होंगे साथियों, तो अब मैं ज़रा देख लेता हूँ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है साथियों ऑप्शन नंबर ए, पांचाल। ये इसका राइट आंसर। तो पांचाल राजवंश के मुद्राओं के ऊपर हमें उसके एक तरफ जो है राजा का नाम और दूसरी तरफ उसी के ही आराध्य देवी देवता का चित्रांकन मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी पढ़ाया था हमने, देखिए साथियों, ये आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। क्या कहता है कि सुनेत से योधेयों की मुद्राएं मिली हैं। 2, चौहान रानी सोमल देव की रजत मुद्राएं मिली है। नंबर 3, विशल प्रिय मिहिर भोज द्वारा जारी सिक्का था। या 4, 1 सुवर्ण 80 रत्ती के बराबर होता था। तो कौन से कथन इनमें से सत्य हैं? सत्य कथन छांट रहे हैं आप इनमें से कि सत्य कथन कौन कौन से इनमें से, तो ज़रा बताइए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हैं, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ हैं, या ऑल ऑफ अबोव, सभी सत्य हैं?
ये है क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने। सुनेत से योद्धाओं की मुद्राएं मिलती हैं। चौहान रानी सोमल्ल देवी की रजत मुद्राएं मिली हैं। रजत मतलब चांदी की, स्वर्ण मतलब सोना, रजत मतलब चांदी, ताम्र मतलब तांबा। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। विशल प्रिय मिहिर बहुत द्वारा जारी सिक्का था और 4 एक स्वर्ण 80 रत्ती के बराबर होता था। ये बाहर की मानक इकाइयाँ हैं। एक रत्ती, एक स्वर्ण की वैल्यू जो है 80 रत्ती के बराबर होता था क्या? ये आपने इसका आंसर देना है साथियों, 60। तो इसका जो राइट आंसर है मैं बताता हूँ आपको। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2 और 4 ये सही है। बाकी थर्ड नंबर का ऑप्शन है ये गलत है साथियों। विशल प्रिय मिहिर बोध द्वारा जारी सिक्का नहीं था। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। सबसे पहली बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है साथियों कि सबसे पहली बार उमा पाशुपत धर्म एवं थोड़ा सा कटा हुआ है, हरिहर, उमा पाशुपत धर्म एवं हरिहर के प्रारंभिक स्वरूप का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है? सबसे पहली बार उमा यानी कि पार्वती और पाशुपत धर्म यानी कि शैव धर्म का एक जो संप्रदाय है पाशुपत धर्म एवं हरिहर को आपको पता होना चाहिए साथियों, शिव का एक रूप है हरि जिसमें कि आधा रूप हरि यानी कि भगवान विष्णु का और आधा रूप हर यानी कि हर हर महादेव का। तो इसको हरिहर रूप बोलते हैं। हरिहर का रूप जो है प्रारंभिक स्वरूप का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ज़रा बताइए। ओविस के सिक्कों पर, चंद्रगुप्त 2 के, कनिष्क 2 के या मिहिर कुल के? इसका आपने आंसर देना है। तो सभी ने आंसर दे दिया है, चेक कर लेते हैं किसका राइट है किसका रॉन्ग है। इसका जो साथियों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हुविस्क के सिक्कों के ऊपर साथियों हमें सबसे पहली बार उमा पाशुपत धर्म और हरिहर के प्रारंभिक स्वरूप का अंकन मिलता है, जो कि कुषाण शासक था हुविस्क। क्लियर। आगे चलते हैं। शिव पार्वती का अंकन किसकी मुद्राओं पर मिलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि शिव पार्वती का अंकन किसकी मुद्राओं पर मिलता है? ए, समुद्रगुप्त की मुद्राओं पर, बी, मिहिरकुल, सी, हर्ष, डी, योधेय। तो जरा बताइए, शिव पार्वती का अंकन किसके सिक्कों पर हमें मिलता है, किसकी मुद्राओं पर मिलता है, किसकी करेंसी पर मिलता है? समुद्रगुप्त, मिहिरकुल, हर्ष या योधेय? इसका जो राइट आंसर साथी वो है ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन की मुद्राओं पर साथियों हमें शिव पार्वती का चित्रांकन मिलता है। देखिए तो हर्षवर्धन जो था वर्धन राजवंश का जो हर्षवर्धन था, जिसका कि टाइम पीरियड पता होना चाहिए आपको। ठीक है, इसके जो हालांकि इसके जो कुलगुरु थे ना, कुल देवता जो थे वो शिव थे। ठीक है, लेकिन इसने बाद में ये वेनसांग की वजह से बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था बाद में। हालांकि क्या बोलते हैं, सेकुलर राजा था, सभी धर्मों का समान आदर करता था, लेकिन इसने अपने क्या बोलते हैं ज़्यादा प्रेशर दिया था बौद्ध धर्म को। वेनसांग इसी के राज्यकाल में आया था, और जब प्रयाग जब वो क्या बोलते विद्वानों की परिषद हुई थी साथियों, तो इसने बौद्ध धर्म को क्या बोलते हैं इसने गड़बड़ कर दी थी। ठीक है, तो बौद्ध धर्म को पहले से ही इसने सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया था,
और इस वजह से ब्राह्मण वगैरह और अन्य धर्म के नाराज़ हो गए थे और वहाँ पर उन्होंने उत्पात मचा दिया था। वो कहानी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी डिटेल में। ज़्यादा देखना हो तो NCERT की 11th क्लास की बुक उठाइए, देख लीजिए, पूरी डिटेल मिल जाएगी आपको। क्लियर। आगे चलते हैं। सर्वाधिक हिंदू देवी देवताओं का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है? बताइए साथियों, सर्वाधिक हिंदू देवी देवताओं का चित्रांकन किसके सिक्कों पर मिलता है? ऑप्शन ए है विश्व के, बी अपोलोडोटस के, सी कनिष्क II के, या डी मिहिर कुल के। किसके सिक्कों पर सबसे अधिक हिंदू देवी देवताओं का चित्रांकन मिलता है? विश्व, अपोलोडोटस, कनिष्क या मिहिर कुल? तो इसका जो राइट आंसर है वो है साथियों, सभी ने दे दिया होगा, तो देख लेते हैं किसका गलत है किसका सही है। इसका जो राइट आंसर वो है साथियों ऑप्शन नंबर ए, हुइस्क के। हुइस्क जो कुषाण शासक हुइस्क हुआ था ना साथियों, उसके सिक्कों के ऊपर हमें सर्वाधिक हिंदू देवी देवताओं का चित्रांकन मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। भारत में सर्वाधिक सिक्के किस काल से मिलने शुरू हुए? भारत से में सर्वाधिक सिक्के किस काल से मिलते हैं? मौर्य काल से, मौर्योत्तर काल से, गुप्त काल से या गुप्तोत्तर काल से? जरा बताइए, भारत में सर्वाधिक सिक्के किस काल से मिलने शुरू होते हैं? किस काल में मिलते हैं सर्वाधिक सिक्के भारत में? मौर्य युग में, मौर्य काल में, मौर्योत्तर काल में, मौर्योत्तर काल मतलब मौर्यों के बाद का जो कार्यकाल वो काल आता है, यानी कि शुंग और सातवाहनों का, उस समय की बात होती है मौर्योत्तर काल में। गुप्त युग में सबको पता है 240 से लेकर के 550 AD के बीच में गुप्त काल रहा था। या गुप्तोत्तर काल में, यानी कि उत्तर गुप्त शासक जो हुए थे उनके काल में दो गुप्त काल को दो भागों में बांटा गया था। 240 मेन जो गुप्त काल था वो था आपका 240 श्रीगुप्त AD से लेकर के 550 AD तक, ठीक है। और उसके बाद जो कुछ छोटे छोटे उत्तर कुषाणों ने हुणों ने हमला करके गुप्त शासन को तहस नहस कर दिया था और धीरे धीरे डाउनफॉल आ गया था गुप्त शासकों का। तो उसके बाद के जो शासक हुए थे उनको उत्तर गुप्त शासक कहा गया है, ठीक है। तो जरा बताइए, भारत में सर्वाधिक सिक्के किस काल से मिलते हैं? मौर्य काल से, मौर्योत्तर काल से, गुप्त काल से या फिर गुप्तोत्तर काल से? इसका जो राइट आंसर साथियों वो है ऑप्शन नंबर बी, मौर्योत्तर काल, यानी कि मौर्य काल के बाद का जो टाइम पीरियड आता साथियों, यानी कि शुंग वंश और सातवाहन के एक समय काल में भारत में सर्वाधिक सिक्के मिलने शुरू होते हैं। यहाँ से प्राचीन काल की बात हो रही है साथियों, ठीक है। तो ये आपको क्रोनोलॉजिकल आना चाहिए साथियों कि कौन से काल में क्या काल की क्या विशेषता थी, क्या राजनीतिक दशाएँ थी, क्या आर्थिक दशाएँ थी, क्या सामाजिक दशाएँ थी, ठीक है। ये सारा ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, रिवीजन भी करा होगा आपने, और MCQ की सीरीज हम चला ही रहे हैं आपकी, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बीइंग ए हिस्ट्री स्टूडेंट। क्लियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट साथियों, 1 मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने की। तो बताइए, भारत की प्राचीनतम मुद्राएं आहत सिक्के हैं, ये किस धातु की है बनी है? ऑप्शन नंबर ए है अधिकांशतः चांदी की और कुछ तांबे की। ऑप्शन नंबर बी
केवल चांदी की, ऑप्शन नंबर सी केवल तांबे की, या ऑप्शन नंबर डी चांदी, तांबा एवं स्वर्ण की। भारत के प्राचीनतम मुद्राएं आहत मुद्राएं, आहत मुद्रा में ठप्पा कार के कारी के द्वारा जो मुद्राएं बनाई जाती हैं साथियों, ठप्पा या डाई के माध्यम से जो मुद्रा बनाई जाती है उन्हें आहत मुद्राएं कहते हैं। पंच्ड मार्क भी बोलते हैं इसको। वो तो ये जो है किस धातु की बनी होती थी। क्वेश्चन ये है हमारा आज का कि ज़्यादातर चांदी की और कुछ तांबे की मिली है, या केवल चांदी की, क्या केवल तांबे की, या चांदी, तांबे एवं स्वर्ण की, किसकी मिली है? आपने राइट आंसर देना है इसका। तो जो है इसका जो राइट आंसर साथियों वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देखिए साथियों, प्राचीनतम काल के सिक्के जो हमें मिलने शुरू हुए हैं ना, वो हुए बुद्ध काल के बाद से मिलने शुरू होते हैं। 600 BC से 300 BC के बीच में हमें सिक्कों की प्राप्ति होने शुरू होती है, अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट, खुदाई के माध्यम से। स्क्रिप्चर्स में अलग अलग मिलता है, लेकिन जो आर्कियोलॉजी के माध्यम से जो हमें खुदाई करके जो सिक्के प्राप्त होते हैं ना, वो हमें 600 BC से 300 BC के बीच में मिलने शुरू होते हैं, और जिनको जो कि प्राचीनतम सिक्के माने गए हैं, मुद्राएं मानी गई है, करेंसी मानी गई है, और उनका जो कि अधिकतर चांदी की है और कुछ तांबे की है। आपको पता होना चाहिए साथियों, संसार की सबसे प्राचीनतम धातु जो मिली है, मेटल जो मिला है, वो तांबा है, कॉपर है। कॉपर के बाद में टंगस्टन मिला करके उसको टंगस्टन और जस्ता मिला करके उसमें टीन और जस्ता मिला करके उसको बनाया गया कांसा, और कांसे के बाद में फिर कांस्य युगीन सभ्यताएँ आती हैं। कांस्य युगीन सभ्यताओं के बाद में फिर चांदी और सोना मिलना शुरू होता है हमारा। ठीक है, लोहा बहुत बाद में मिलना शुरू होता है साथियों। लोहा हमें लगभग वैदिक काल में मिलना शुरू होता है, 1500 BC से 1000 BC में। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है। पूछ रहा है कि कनिष्क के सिक्कों पर आर्दोक्सो देवी का चित्रांकन हुआ है। 1, 2 चोलों के सिक्कों का ढेर धवलेश्वरम से मिलता है। 3 औदुंबर मुद्राओं पर राजा एवं जन का एक साथ उल्लेख मिलता है। और 4 नंबर है अगोथोक्लीज के सिक्कों पर कृष्ण एवं बलराम की आकृति का अंकन मिलता है। ये बलराम है, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए, कोई बात नहीं। तो इसमें से आपने सत्य कथन बताने हैं कि कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं वो ठीक हैं। ऑप्शन मैं बता देता हूँ आपको, इनको देख लीजिए एक बार, फिर मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ। ऑप्शन है ए और 4, पहला और चौथा ठीक है, दूसरा तीसरा चौथा ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों ही ठीक है, या फिर ऑप्शन नंबर डी दूसरा और तीसरा ठीक है। कौन से कथन जो हैं इसमें पॉइंट्स जो हैं ठीक हैं साथियों, कौन से कथन ठीक है? पहला और चौथा, दूसरा तीसरा चौथा सारे ही हैं ठीक, या फिर दूसरा और तीसरा? एक बार ऑप्शंस फिर दोबारा देख लीजिए। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, इनमें से बताइए जरा कौन कौन से ऑप्शंस ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 66। पहला और चौथा ठीक है, ऑप्शन फिर दोबारा दिखा देता हूँ साथियों। पहला और चौथा ठीक है, या फिर दूसरा तीसरा चौथा ठीक है, दूसरा और तीसरा ठीक है, या फिर सारे ही ठीक है? बताइए कौन सा राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, इसका जो राइट आंसर वो है 66 का जो राइट आंसर है वो है साथियों ऑप्शन नंबर
सी, यानी कि सारे ही ठीक हैं हमारे, सारे ही ऑप्शन ठीक हैं। ये देखिए, ये जो है कनिष्क के सिक्कों पर अर्धोक्षो देवी का चित्रांकन हुआ है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही बात है। उसकी आराध्य देवी अर्धोक्षो जो है वो, उसका चित्रांकन मिलता हमें, जो कि हालांकि इस पर मतभेद है साथियों, बाद में चल करके बुद्ध दर्शन से जुड़े हुए लोग इसको बुद्ध देवी माया मानते हैं, जो हालांकि वो तो हमारी जो हिंदू धर्म में जो लक्ष्मी देवी जो इसका हम पूजा करते हैं, वो उसको भी अपनी देव उससे जोड़ लेते हैं। हालांकि एक रिसर्च का विषय है, फिलहाल आप यहीं तक सीमित रहिए, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहीं तक सीमित होना ही ठीक है आपके लिए। आप रिसर्च में मत जाइए, मुझे नहीं लगता कि आप लोग रिसर्च में जाने के काबिल हो। अभी आपकी माइंड सेटिंग इतनी डेवलप नहीं हो पाई है कि आप लोग रिसर्च में जाओ। लग रहा है मुझे, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन आपके व्यूज़ से पॉइंट, आपके क्या बोलते हैं कमेंट्स के माध्यम से मेरा ऑब्जर्वेशन ये निकाला मैंने कि अभी डेवलपमेंट नहीं हो पाई है आपकी समझ इतनी। एक दो स्टूडेंट को छोड़ दूँ तो सब एवरेज हैं। खैर देखते हैं, आगे चलते हैं। दूसरा है कि चोलों को सिक्के का ढेर धवलेश्वरम से मिलता है, दक्षिण भारत से मिलता है, बिल्कुल सही बात है। वहाँ से सिक्कों क्या बोलते चोलों की सिक्कों का ढेर मिला है धवलेश्वर नामक स्थान से, दक्षिण भारत में है ये। औदुंबर मुद्राओं पर राजा एवं जन का एक साथ उल्लेख मिलता है, बिल्कुल सही है ये भी। और चौथा, जो अगोथोक्लिज के सिक्कों पर कृष्ण एवं बलराम की आकृति का चित्रांकन मिलता है, ये इंडो ग्रीक शासक था साथियों अगोथोक्लिज ठीक है, इसके सिक्कों पर कृष्ण एवं बलराम का आकृति का अंकन मिलता है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने साथियों, क्वेश्चन नंबर 67, सीसा का सिक्का चलाया था। बहुत मस्त क्वेश्चन है साथियों, ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि सीसा का सिक्का चलाया था, किसने चलाया था? सातवाहनों ने, हिंद यमन यानी स्ट्रेटो 2 ने, मौर्यों ने, या फिर ऑप्शन नंबर 4 नंदों ने? किसने चलाया था सीसा? सीसा एक मेटल, एक धातु होती है साथियों उसकी बात हो रही है। सीसा का सिक्का किसने चलाया था, बताइए जरा, फटाफट बताइए यार। सातवाहनों ने, हिंद यवन ने, मौर्यों ने, या नंदों ने? इनमें से किसने किसने चलाया था? ऑप्शन नंबर है आपके सामने फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि सातवाहनों ने और हिंद यवन ने चलाया था, या 2 और 3 हिंद यवन और मौर्यों ने, 3 और फर्स्ट सातवाहनों ने और मौर्यों ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी 4th एंड फर्स्ट, यानी कि सातवाहनों ने और नंदों ने? किन्होंने ये सिक्का चलाया था सीसा का? तो इसका जो राइट आंसर है ना साथियों, वो है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड सेकंड, सातवाहनों ने और हिंद यवनों ने, इन्होंने ये सिक्का चलाया था सीसा का। आई बात समझ में? अब आप लोग देख सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। कमेंट बॉक्स में हमें लास्ट में जब क्लास ख़त्म होती है ना साथ, तो उस समय बताया करो कि आपके कितने में से कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं, या टेलीग्राम पे भी डाल सकते हो, मैं मुझे वहाँ से पता लग जाता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन वास्तुशास्त्र का ग्रंथ नहीं है? वास्तुशास्त्र बोले तो सबको पता होगा साथियों, जो एक प्रकार से ज्योतिष शास्त्र होता है, वास्तुशास्त्र भी है, जिसमें कि दिशाओं के आधार पर किसी भी चीज़ का निर्धारण करते हैं, मकान बनाते हैं तब वास्तु दिशाएं निर्धारण करते हैं कि कमरा किस तरफ होना चाहिए, शयन कक्ष कौन से को दिशा में होना चाहिए, पूजा का घर किस दिशा में होना चाहिए, दरवाज़ा किस दिशा में होना चाहिए है, ये सारी चीज़ें वास्तुशास्त्र में आती हैं। कुछ लोग इसके मानने वाले इसको बिल्कुल सही मानते हैं, कुछ लोग इसको जो नहीं मानते वो इसको कहते हैं बकवास है, ये सब अंधविश्वास है। तो ये मान्यताएं हैं अलग अलग जगहों की, अलग अलग लोगों की, अलग अलग समय के अनुसार। तो बताइए, निम्न में से कौन वास्तुशास्त्र का ग्रंथ नहीं है? मानसार, सम्रांगण सूत्रधार, मयमत, या महावस्तु?
इसका जो राइट आंसर है साथियों वो है राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, महावस्तु। इसको सभी ने पढ़ा होगा साथियों कि महावस्तु जो है वो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ ग्रंथ है, और ये बाकी जो तीनों जो ग्रंथ है वो वास्तुशास्त्र के ग्रंथ है। महावस्तु या महावत्थु, पाली भाषा में महावत्थु, प्राकृत लिपि भाषा पाली में महावत्थु, और हिंदी भाषा में साधारण भाषा में नागरी लिपि में महावस्तु। ठीक है, एक ही बात है, ये आपको भाषा का भी पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे पुरातत्व की वर्णमाला कहते हैं? पुरातत्व की वर्णमाला मतलब आर्कियोलॉजी की क्या बोलते हैं, जिससे कि पूरी की पूरी समय काल निकल आता है। एक ऐसी चीज़, एक ऐसी माला जिससे कि पूरा का पूरा इतिहास हमें पिरोया हुआ मिल जाता है। वो कौन सी चीज़ है, कौन सी वस्तु है? सिक्के हैं, मृदभांड है, अभिलेख है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए जरा। निम्नलिखित में से किसे पुरातत्व की वर्णमाला कहा गया है? सिक्कों को, मृदभांडों को, अभिलेखों को, या ऊपर में लिखित में से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर है वो है साथियों ऑप्शन नंबर बी, मृदभांड। यानी कि मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं ना साथियों, चाहे वो गेरुए रंग के मृदभांड मिले हो, हैं धूसर चित्रित मृदभांड मिले हो, काले रंग के मृदभांड मिले हो, उन सभी को सम्मिलित रूप से पुरातत्व की वर्णमाला कहा गया है। क्योंकि उससे जो है हमें कालखंडों का, अलग अलग कालखंडों का निर्धारण मिलता है। हालांकि देखा जाए नए जो शोध आए हैं उसके अनुसार कुछ विद्वान हैं जैसे कि वेदवीर आर्य हैं, वो इस चीज़ को डिनाई करते हैं। वो कहते हैं कि ये एक्यूरेट पद्धति नहीं है समकाल खंड मापन की। प्राचीन विद्वान जैसे कि बीबी लाल हैं, डी कौशाम्बी है, RS शर्मा है, ये जो इतिहासकार है इन्होंने ये माना है कि मृदभांडों को पुरातत्व की वर्णमाला के रूप में इन्होंने माना है इस चीज़ को। क्योंकि इनका मानना, इन्होंने जो खुदाई की थी साथियों, इन्होंने देखिए काफ़ी काम किया है चारों, खासतौर से बीबी लाल और डी कौशाम्बी ने इनमें बहुत काम किया है आर्कियोलॉजी में। तो उनके अनुसार ये माना गया कि वो जैसे जैसे खुदाई करते गए ना, जो सबको पता होना चाहिए साथियों कि जो सबसे नीचे मिलेगा है मृदभांड, सबसे जाहिर सी बात है वो सबसे प्राचीनतम सभ्यता रही होगी। उसके ऊपर फिर जैसे जैसे लेयर्स आती गई, परतें आती गई हैं, दबता चला गया मिट्टी के अंदर क्या बोलते हैं वो सभ्यताएं, और उसके ऊपर फिर और सभ्यता, उसके ऊपर और सभ्यता। यानी कि सबसे पहले जो मिलेगा ना खुदाई में, पहले जो मिलेगा वो सबसे नई सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, और सबसे नीचे जो खुदाई में जो अवशेष मिलते हैं वो सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं के अवशेष मिलते हैं। इस आधार पर ये मृदभांडों को पुरातत्व की वर्णमाला मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान इसको ठीक नहीं मानते हैं। मैंने दोनों ही बता दिए हैं, दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट में चलते हैं। सेवेंटी क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, ये आ गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया साथियों, अभी हम जिक्र कर रहे थे। तो चित्रित धूसर मृदभांड द्वितीय नगरीकरण से संबंधित मृदभांड है। 2 NBPW नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये आपको पता होना चाहिए है। NBPW का अर्थ होता है नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, यानी कि उत्तरी काले पॉलिश किए हुए मृदभांड। NBPW का हिंदी में साधारण अर्थ होता है कि उत्तरी काले पॉलिश किए हुए मृदभांड जो हैं लोहकालीन मृदभांड हैं। दूसरा बताता है। तीसरा है दधेरी, पंजाब का एक स्थल है जहाँ से चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं। 4 NBPW सभी मृदभांडों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो इन जरा बताइए कि ऊपर इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन नंबर A 3 और 4, ऑप्शन नंबर B 4 और 2, ऑप्शन नंबर C 1 2 3, या ऑप्शन नंबर D 2 3 4।
कौन कौन से कथन इसमें साथियों सत्य हैं, आपने बताना है। इसका जो राइट आंसर साथियों वो है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर है साथियों वो है ऑप्शन नंबर ए। कुछ लोगों के सवाल गलत हो गए। ऐसा ही होता साथियों, तैयारी आपकी जब अच्छी नहीं होगी, डीपली स्टडी नहीं करोगे तो आपके सवाल गलत ही होंगे। अभी भी समय है, देख लीजिए आपकी तैयारी कितनी अच्छी है कितनी नहीं है, आप स्वयं अपने आप को फेस कीजिए। तो है इसका दधेरी पंजाब का एक स्थल है जहाँ से चित्रित धूसर मृद भांड मिले हैं, बिल्कुल राइट है। और NBTPW नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो है सभी मृद भांडों में सर्वश्रेष्ठ हैं, यानी कि अभी तक के सभी मृद भांडों में जो है वो सर्वश्रेष्ठ हैं, यानी कि सबसे नए मृद भांड हैं। क्यों? क्योंकि साथ देखिए जो धीरे धीरे चीज़ों में डेवलपमेंट होता है। जब हम स्टार्टिंग में कोई भी काम करते हैं तो उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं वैसे ही अच्छा चीज़ों में संपूर्णता आती जाती है, क्वालिटी बढ़ती जाती है चीज़ों की। तो इसी प्रकार से NBPW जो है सभी मृद भांडों में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 71। चाओजुकुआ का यात्रा विवरण निम्न में से किस राजवंश पर प्रकाश डालता है? चाओजुकुआ का यात्रा विवरण जो है निम्न में से किस राजवंश पर प्रकाश डालता है, यानी कि चाओजुकुआ जो चीन यात्री हुआ था साथियों वो कौन से राजवंश के शासनकाल में आया था और उसने कौन से शासकों के बारे में, राजवंश के बारे में लिखा, इसका मतलब ये है। तो बताइए, चोल, चालुक्य, पल्लव या पांड्य? इसका जो राइट आंसर साथियों वो है ऑप्शन नंबर ए, चोल। चाओजुकुआ ने साथियों चोल राजवंश के शासनकाल के ऊपर प्रकाश डाला है, उसके बारे में राइटिंग्स लिखी हैं इसने। चीनी यात्री था चाओजुकुआ। क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने। तो जरा बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन साथियों। गुप्त संवत का सबसे पहली बार प्रयाग प्रशस्ति में प्रयोग हुआ है। गुप्त संवत एवं वल्लभी संवत अभिन्न है, यानी कि एक ही है क्या? लक्ष्मण संवत का प्रचलन कश्मीर में होता था, या फिर कोल्लम संवत 825 ईस्वी से प्रारंभ हुआ? कुछ में से कौन से सत्य कथन है? 1, 2, 3, 2 और 4, 2 और 1, या फिर ऑल ऑफ अबोव, सभी सत्य हैं? वो बताने आपने। इसका जो राइट आंसर है वो है साथियों ऑप्शन नंबर बी, 2 और 4, यानी कि गुप्त संवत एवं वल्लभी संवत अभिन्न है और कोल्लम संवत साथियों 825 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। कोल्लम संवत साथियों दक्षिण भारत में प्रारंभ हुआ था। इसका अनुमान लगाया गया है कि जब प्राचीन काल में साथियों क्या बोलते हैं, ये आदि गुरु शंकराचार्य जो हुए थे ना, उन्होंने जो धर्म सुधार आंदोलन दक्षिण से प्रारंभ किया था, है उसके बाद से ही धर्म सुधार आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था उनके काल को ही कोल्लम संवत काल माना गया है, 825 ईस्वी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो जरा बताइए, कौन सा राजा गुप्त संवत के वर्ष 56 में सिंहासनारूढ़ हुआ?
कौन सा राज्य गुप्त संवत के 56वें गुप्त संवत के वर्ष 56 में सिंहासनारूढ़ हुआ? क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या वो 73। सिंहासनारूढ़ में नहीं आएगा ये, ठीक है ना, ये जो है में नहीं आएगा। बाकी ठीक है क्वेश्चन, इसको छोड़ दीजिए, मे को 2 मिनट के लिए इसको भूल जाइए। ये आएगा डायरेक्ट कि कौन सा राजा गुप्त संवत के वर्ष 56 में सिंहासनारूढ़ हुआ था, यानी कि गुप्त संवत। पहले बात तो साथियों इसका आंसर को देने के लिए साथियों आपके पास आपको देखना चाहिए कि गुप्त संवत कब शुरू हुआ आपका। गुप्त संवत कब हुआ शुरू हुआ, और उसमें 56 ईयर्स प्लस कर लीजिए, ठीक है ना। 56 ईयर प्लस करके फिर अंदाज़ा लगाइए कि उस समय कौन सा शासन कर रहा था, राजा जो है शासन कर रहा था। कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त II या स्कंदगुप्त, ये है। तो 70 क्वेश्चन नंबर 73 इसका जो राइट आंसर है वो है साथियों ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त II, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे, ये गुप्त संवत के 56वें वर्ष में सिंहासन रूढ़ हुए थे। यानी गुप्त संवत आपका 319 प्लस 56 लगा लीजिए आप, पता लग जाएगा आपको। इसके 319 से शुरू हुआ था गुप्त संवत, 319 कहीं 320 मिलेगा, लेकिन 319 एग्जैक्ट है, और इसमें 56 साल जोड़ लेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है, कि इस समय पर कौन सा शासक जो है शासन कर रहा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख की तिथि 150 ईस्वी है, इसे शक वर्ष में बताएं। क्या बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया साथियों। शक संवत, विक्रम संवत, कोल्लम संवत, लक्ष्मण संवत हैं, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। तो जरा बताइए, रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख की तिथि 150 ईस्वी है, इसे शक वर्ष में बताना, शक संवत में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने, तो बताइए जरा कैसे निकालेंगे इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हो, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए, 722 ईयर्स। यानी कि देखिए गुप्त रुद्रमजूनागढ़ अभिलेख की तिथि बता रहा है ये 150 और शक संवत हमारा शुरू होता है 78 तो इसका माइनस कर लीजिए, इसमें से 10 में 60 गए 2 और यहाँ 14 में 7 गए 7, ये आ जाएगा 72 ईयर्स। ये सिंपल सा फार्मूला इसका। लेकिन जब आपको पता ही नहीं होगा कि शक संवत कब शुरू हुआ तो आप कैसे निकालोगे इसको। शक संवत मैंने पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, शक संवत विक्रम संवत में कितना डिफरेंस है, कौन सा कब शुरू हुआ था, सिंपल सी बातें हैं। नेक्स्ट, एक लंबे अंतराल के बाद निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बता देता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक लंबे समय के अंतराल के बाद, यानी कि गुप्त काल के बाद, गुप्तों ने स्वर्ण सिक्के सबसे ज़्यादा चलाए थे, उसके बाद में डाउनफॉल आ गया था, ठीक है, और उसके बाद में किसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए, ये पूछ रहा है। गुप्तों ने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए थे, लेकिन गुप्तों को जैसे जैसे पतन होता शुरू हो गया, सोने की मात्रा सिक्कों में कम होती हो गई थी, वो मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। और बाद में कहता है कि उसके बाद में किसने लंबे अंतराल के बाद में, काफ़ी समय के बाद में, काफ़ी सालों के बाद में किसने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे, ये बताना आपने। गांगेयदेव ने, गोविंद चंद्र गहड़वाल ने, कर्ण ने, या फिर कीर्ति वर्मा ने।
गैडवाल शासक हुआ तो गोविंद चंद्र गैडवाल पूरा नाम है इसका। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 75 का जो राइट आंसर साथियों वो है ऑप्शन नंबर ए, गांगेय देव ने चलाए थे काफ़ी समय के बाद में स्वर्ण के सिक्के। हालांकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था, तो कहीं कहीं आपको हो सकता है गोविंद चंद्र भी मिले, गोविंद चंद्र गैडवाल भी मिलता है कहीं कहीं गांगेय देव मिलता है, तो गांगेय देव मेन होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं 76। हाय हाय हाय, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। क्या कि जल कर का साक्ष्य किसके अभिलेखों में मिलता है, प्रयुक्त होता है या मिलता है, किसके अभिलेखों में प्राप्त होता है ये, तो बताइए। जल कर यानी कि पानी के ऊपर लगाया जाने वाला टैक्स। आजकल जो म्यूनिसिपल शहरों के अंदर, गांव में तो कर नहीं होता है, शहरों के अंदर म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन टैक्स लगाती है, हाउस टैक्स, पानी का टैक्स, बिजली का बिल है, पानी का बिल जो शहरों में आता है वो, उसके बारे में पूछ रहा है कि जल कर का साक्ष्य। यानी कि इसमें क्या हुआ था साथियों कि उस तत्कालीन राजवंश ने राज्य के पानी के द्वारा नहरों से जो सिंचाई होती जिन जिन खेतों की, उनके ऊपर टैक्स लगा दिया था। बारिश के पानी से हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, नेचुरल नहरों से हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो राज्य जो अपनी तरफ से बना के देगा ना, राज्य जो अपनी तरफ से बना करके देता है, जिन्होंने नहरें खुदवाई थी, सिंचाई का साधन का इस्तेमाल जो राज्य ने किया था, जो राजवंश ने किया था, और उसके माध्यम से जिन जिन खेतों में सिंचाई होती थी, उन खेतों के ऊपर वहाँ उन किसानों के ऊपर टैक्स लगा दिया गया था। तो बताइए, प्रतिहार, गहड़वाल, चालुक्य या राष्ट्रकूट। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 76 का जो राइट आंसर था वो है ऑप्शन नंबर बी, गहड़वाल। गहड़वालों राजवंश के अभिलेखों में साथियों जल कर का साक्ष्य मिलता है। क्लियर, फंडा क्लियर हो जाना चाहिए आपका। नेक्स्ट देखते हैं जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाला ग्रंथ वज्र सूची के रचयिता कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या पूछता है कि जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाला ग्रंथ वज्र सूची के रचयिता कौन है, किसने लिखा था वज्र सूची। याज्ञवल्क्य, अश्वघोष, बुद्ध घोष या नागार्जुन, किसने लिखा था बताइए जरा। इसका जो राइट आंसर साथियों वो है ऑप्शन नंबर बी, अश्वघोष। क्या बोलते, जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाला ग्रंथ जो है वज्र सूची की रचना की थी अश्वघोष ने। क्लियर, आगे चलते हैं। विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ है। नेट का आया क्वेश्चन है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए जरा कि विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ कौन सा है। दिव्यावदान है, अशोकावदान है, अवदान शतक है या फिर ललित विस्तर, किस में उल्लेख किया गया है। आसान क्वेश्चन ही है, नेट का आया हुआ क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सभी को आना चाहिए, मेरा अनुमान ऐसा है। जिसको ये क्वेश्चन भी नहीं आता तो उसकी तैयारी बहुत कमज़ोर है मेरे अनुसार। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी, ललित विस्तर। ललित विस्तर में साथियों में भारत में 64 प्रकार की लिपियों का उल्लेख मिलता है। कितनी लिपियों का, 64 लिपियों का उल्लेख मिलता है ललित विस्तर में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालगुंड एवं हरहा प्रशस्ति के लेखक हैं कौन है, जरा बताइए। तालगुंड एवं हरहा प्रशस्ति के लेखक कौन है। कुब्ज और रविशांति, रविशांति और रविकीर्ति, वत्स भट्टी और कुब्ज या उमापतिधर और रविशांति, कौन है। इसका जो राइट आंसर साथियों वो है ऑप्शन नंबर
ए कुब्ज और रवि शांति, इन्होंने मिलकर के तालगुंड एवं हरहा प्रशस्ति लिखी थी। प्रशस्ति मतलब प्रशंसा में, राजाओं की प्रशंसा में लिखे गए लेख, उन्हें प्रशस्ति कहा गया है हिंदी भाषा में। प्रशस्ति मतलब राजाओं या शासक की प्रशंसा में जो लेख लिखे जाते थे, चाहे वो पुस्तकों के माध्यम से, चाहे वो इनक्रिप्शन या अभिलेखों के माध्यम से, उन्हें प्रशस्ति कहा गया है। क्लियर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? प्रस्थान त्रयी में जो 3 मेन ग्रंथ है उसमें कौन सा ग्रंथ जो है शामिल नहीं है? मनुस्मृति, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र या उपनिषद, कौन सा ग्रंथ जो है इसमें शामिल नहीं है? इसका जो राइट आंसर है साथियों बताइए जरा फटाफट। जो राइट आंसर है साथियों इसका वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मनुस्मृति। मनुस्मृति को साथियों प्रस्थान त्रय में सम्मिलित नहीं किया गया है। बाकी जो तीनों चीज़ें आपकी उनको प्रस्थान त्रय में सम्मिलित किया गया। ये कहीं कर आप यहाँ पर प्रस्थान दिया गया है, कहीं कर आपको प्रधान त्रय भी मिल सकता है। ठीक है, एक ही बात है, लेकिन हालांकि शब्दों का अर्थ अलग अलग हो जाता है। प्रस्थान त्रय और प्रधान त्रय में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन मिस प्रिंटिंग की वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक है, आज का अंतिम सवाल है साथियों, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा संपूर्ण सभा में वह प्राचीन स्थल जहाँ पर 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, कौन सी है साथी बताइए? अहिछत्र, हस्तिनापुर, काम्पिल्य या नैमिषारण्य? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने ढूंढ कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा इसका क्वेश्चन का आंसर, आपने तब तक देखना है। नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मैं बताऊंगा आप सभी को, और आपने कमेंट करके बताना है। ठीक है, कि इसका राइट आंसर क्या है। कल मैं इसका राइट आंसर आप सभी को बताऊँगा। ठीक है साथियों, तो आज की ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं साथियों। नेक्स्ट वीडियो के अंदर और अच्छे क्वेश्चंस के साथ में आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक आप लगे रहिए अपने स्टडी के अंदर और अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्गफुली करिए। ठीक है, आपको पता लग गया होगा कि आपकी तैयारी कैसी है। इन क्वेश्चंस के माध्यम से किस स्टूडेंट्स के कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं, ठीक है, वो बता सकता है। सभी ने कमेंट्स देने होते हैं, मैं सबका चेक करता हूँ साथियों कि कितने क्वेश्चंस टोटल में से अटैम्प्ट किए और उनमें से कितने उनके ठीक हुए, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम साथ यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेज एंड गुड लक।